कहानी की शुरुआत में एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर किरिशिमा को फोटो दिखाते हुए कहता है, ये तुम्हारी फ्यूचर फियांसे होने वाली है। उस फोटो को देखकर किरिशिमा बोलता है, लड़की तो अच्छी लगी और उस लड़की का नाम योशिनो है। अब हम योशिनो को देखते हैं जो अपने दादाजी पे बहुत ज्यादा गुस्सा थी और उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर ये न्यूज में क्या छपा हुआ है कि याकुजा क्लैन समझौता करने वाली है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है। तब उसके दादा कहते हैं, ये तो अच्छी बात है ना, और वैसे मैं इस फोटो में हैंडसम लग रहा हूँ ना। फिर योशिनो कहती है, हमारी याकुजा फैमिली में क्या हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, और मैं उसकी नहीं बल्कि ये लास्ट पेज में क्या लिखा हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी फैमिली के ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत ही क्लोज है और वो फ्यूचर में शादी करने वाले हैं। इसमें मेरी बात तो नहीं हो रही ना। तब उसके दादा कहते हैं, आखिर तुम्हारे अलावा कौन होगा। ये सुनकर योशिनो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, पहली बात तो मैं किसी भी मियामा क्लैन के पोते से नहीं मिली जो टोक्यो में रहता है, और ये फालतू का न्यूज आखिर में छपा किसने है। तब उसके दादा कहते हैं, मैं नहीं तो कौन, मैंने ही इस न्यूज को छपवाया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम 17 साल की होने वाली हो और तुम बचपन से ही अकेली रह रही हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो छोड़ो, तुमने अभी तक किसी लड़के से बात भी नहीं की और ना ही तुम्हारा कोई दोस्त है, और एक तरह से देखा जाए तो मैंने तुम्हारी हेल्प की है, और वैसे भी ये लड़का बहुत ही यंग और हैंडसम है। उनकी बातें सुनकर योशिनो कहती है, आखिर आप इस लड़के को जानते भी हो, और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अभी शादी नहीं करने वाली। तब उसके दादा कहते हैं, एक बार तुम उसकी फोटो देख तो लो, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम उसे मिलते ही शादी कर लो, पहले उससे बात करो, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें कोई लड़का भी नहीं मिलेगा। तुम्हें तो मेरी जेनेटिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसके कारण से तुम इतनी हॉट हो, क्योंकि तुम्हारे दादाजी इतने हैंडसम हैं। ये सुनकर योशिनो कहती है, आखिर हॉट होने का क्या फायदा, सबसे पहले तो लोग चेहरा ही देखते हैं, और मेरी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ या फिर कोई डाइवोर्स औरत हूँ, और आप मुझे उस लड़के के साथ रहने को बोल रहे हो जिससे मैं आज तक मिली भी नहीं। आखिर उसका नाम क्या है, वो दिखता कैसा है, मुझे तो ये तक भी नहीं पता। तब उसके दादा कहते हैं, उस लड़के का नाम किरिशिमा है, और तुम पहले टोक्यो तो जाओ, तब उसे देख भी लेना। फिर क्या योशिनो टोक्यो में किरिशिमा के घर आती है, तब उसे कुछ गार्ड्स फैमिली के हेड से मिलवाने जाते हैं। उनके हेड का नाम गाकू था। योशिनो गाकू को देखते ही सोचने लगती है, ये तो कितने हैंडसम है। तब गाकू उसे देखकर कहते हैं, तुम तो बिल्कुल अपने दद्दू पर गई हो, अगर वो लड़की होता तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता। तब योशिनो कहती है, वैसे किरिशिमा कहाँ पर है। ये सुनकर गाकू शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या तुम उससे अभी तक नहीं मिली, वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। अब हम देखते हैं कि गार्ड में से एक बंदा किरिशिमा होता है और वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है, मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, और योशिनो को घर दिखाने के लिए ले जाने लगता है। और जब वो घर दिखा रहा होता है तब योशिनो कहती है, आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ अर्जेंट में किया है, लेकिन मुझे कुछ कंफर्म नहीं है कि मैं यहाँ पे रहूंगी या फिर नहीं। तब किरिशिमा कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती भेजा गया है, और वैसे भी ये कितना ओल्ड फैशन है कि जिन्हें हम जानते भी नहीं है उनसे हमें शादी करनी होती है, जैसे कि तुम हमें ही देख लो, और मुझे लगा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगी, लेकिन तुम आई हो तो मुझे अच्छा लगा। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योशिनो सोच रही थी कि मैंने तो बस इतना ही कहा था कि ये लड़का बुरा नहीं है, और इन लोगों ने मेरा ट्रांसफर इसके स्कूल में भी करवा दिया। अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे बस इस वाहियात से सिचुएशन से निकलना है। तभी वहाँ पर किरिशिमा आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो और तुमने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया। तब योशिनो कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं स्टडी में उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मेरे लिए आर्ट लेना ही सही रहेगा, और वैसे तुमने तो साइंस स्ट्रीम लिया है। फिर वो क्लासरूम के पास आते हैं और अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। तब योशिनो सोचती है, इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि ये बंदा याकुजा फैमिली का ग्रैंडसन है। अच्छा हुआ कि ये बंदा नॉर्मल दिखता है और एक अच्छा इंसान है। तभी उसके पास 3-4 लड़कियां आती है और उसे धमकाने लगती है कि कहीं तुम किरिशिमा की गर्लफ्रेंड तो नहीं हो, और अगर हो भी तो उसे दूर रहो। और जब किरिशिमा क्लास से बाहर जा रही होती है तब कॉरिडोर में कुछ लड़कियां बातें कर रही होती है कि ये किरिशिमा कितना हैंडसम है। तभी वहाँ पर किरिशिमा आता है। फिर वो उससे बताती है कि तुम यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही फेमस हो। तब किरिशिमा कहता है, मुझे पता है, लेकिन वो सब मुझे बस ग्रीट करते हैं और मुझसे कोई भी बात करने नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं याकुजा फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फिर योशिनो उससे पूछती है, फिर तो वो लोग तुमसे डरते होंगे। तब किरिशिमा उसे बताता है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस को पता चलता है कि याकुजा फैमिली किसी से फाइट कर रही है तब वो तुरंत आते हैं और हमारे ऊपर एक्शन लेने में टाइम भी नहीं लगाते। ये सुनकर योशिनो उससे पूछती है, वैसे एक बात पूछूं, अगर तुम्हें कोई
अजीब नजरों से देखे तो तुम्हें कैसा फील होगा। ये सुनकर किरिशिमा किलर स्माइल करते हुए बोलता है, सच बताऊं तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर वो नॉर्मल होते हुए पूछता है, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि योशिनो सो नहीं पा रही होती है और किरिशिमा के बारे में सोच रही थी कि वो उस टाइम पे बिल्कुल अलग दिख रहा था। फिर वो पानी पीने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि इतने रात में कोई अंदर आ रहा होता है और उसके शर्ट और हाथों पे खून लगा हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि किरिशिमा होता है। ये देखकर योशिनो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और सोचती है, ये तो किरिशिमा जैसा लग रहा है, नहीं नहीं ये वो नहीं हो सकता। फिर अगले दिन स्कूल में योशिनो उससे पूछती है, अब तो मैं यहाँ पे रहने लगी हूँ तो मुझे कुछ चीजों की जरूरत है, तो उसे खरीदने के लिए क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तब किरिशिमा उससे कहता है, क्यों नहीं, आज रात को ही चलते हैं। फिर वो अपने क्लास के लिए चला जाता है। तभी योशिनो उन्हीं लड़कियों को देखती है जिन्होंने उसे धमकी दी थी। वो आपस में बात कर रही होती है कि किरिशिमा को आखिर वो लड़की पसंद कैसे आई। तब उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम्हें पता है वो धंधे वाली है और उसके ऊपर बहुत सारा लोन था, तो उसने अपना काम करके लोन के पैसे चुकाए। उनकी ये बातें सुनने के बाद योशिनो सोचती है, जगह चाहे जो भी हो, लोग बकवास तो करते ही है। फिर रात में जब वो किरिशिमा के साथ सामान लेने गई थी, तब वो उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर वेट करो, और वो अपने एटीएम से पैसे निकाल के लाती है। और जब वो अपने पैसे निकालने जा रही होती है, तब कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। ये देखकर योशिनो थोड़ा शॉक्ड होती है और वो मनी मन सोचती है कि पहली बार किसी लड़के ने मेरे को छेड़ने का ट्राई किया है, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तब वो लड़के उसे वहां से लेकर जाने लगते हैं और योशिनो उन्हें मना नहीं कर पाती। तब वो लड़के उससे कहते हैं, जितना पैसा तुम्हें चाहिए वो ले लेना, और उसे लेकर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे किरिशिमा आता है और उनसे कहता है कि वो लड़की मेरी है। तब उनमें से एक लड़का बोलता है, ये तेरे साथ थी लेकिन अब ये हमारे साथ है। फिर क्या, ये सुनते ही किरिशिमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कुत्ते की तरह मारने लगता है। किरिशिमा उन्हें इतने कुत्तों की तरह मार रहा होता है कि ये देखकर योशिनो उसे मना करते हुए कहती है, अब तो उन्हें छोड़ दो, नहीं तो ये मर जाएंगे। तब किरिशिमा उन्हें उठाते हुए कहता है, मेरी शक्ल को याद कर ले, और ये लड़की मेरी है। अगर तूने इससे दोबारा बात करने का ट्राई किया या फिर मुझसे बदला लेने का सोचा तो मैं तेरे पूरे खानदान को गायब करवा दूंगा। फिर वो योशिनो को लेकर जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हुडी पर खून लगा हुआ था। ये देखकर वो अपने हुडी को निकालने लगता है और जब योशिनो उसके बैग पे देखती है, तब उसके पूरे बैग पे टैटू बने हुए थे। ये देखकर योशिनो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। अगर आपको याकुजा गैंग के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि याकुजा गैंग जापान का सबसे बड़ा गैंग है, जिनके टीम मेंबर्स के बॉडी पर बड़े बड़े टैटू बने होते हैं। ये गैंग बहुत ही सालों से फेमस होता आ रहा है। अगर कोई भी जापान में गैंगस्टर के बारे में बात करता है तो वो पक्का याकुजा का नाम लेगा ही लेगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस गैंग है। फिर किरिशिमा उससे कहता है, मुझे पता ये तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है, लेकिन ये मत सोचना कि ये तुम्हारा ओसाका है, बल्कि ये तो टोक्यो है। तुम वहाँ पर अपने दादाजी के कारण सेफ रहा करती थी, लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। फिर वो जैसे ही योशिनो का हाथ पकड़ने जाता है, तभी योशिनो अचानक से उसके हाथ पे मार के दूर कर देती है। ये देखकर किरिशिमा थोड़ा शॉक्ड होता है। तब योशिनो उससे माफी मांगती है। ये देखकर किरिशिमा बोलता है, मैंने तो तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा था तुम एक इतने बड़े गैंगस्टर फैमिली से हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तुम बिल्कुल एक चूजे की तरह हो जिसे लगता है कि ये दुनिया बहुत ही साफ है। मैंने सुना था कि तुम एक बिगड़ी हुई लड़की हो, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अलग हो रहा है। मुझे इस टाइप की लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि इंसानियत की बात करती हो, बल्कि मुझे उस टाइप की लड़कियाँ पसंद है जिनके अंदर गैंगस्टर वाली वाइब हो। मुझे लगता है शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तुम एक बहुत ही मामूली सी लड़की हो जिससे मैं बोर हो चुका हूँ। मुझे लगा था तुम एटलीस्ट एक साल तो एंटरटेन करोगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो। अब तुम्हें ओसाका वापस चले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम ओसाका रहना चाहती हो तो क्यों ना तुम अपनी बॉडी को बेचकर पैसे कमाओ। तुम आसानी से 1 या 2 मिलियन तो कमा ही लोगी, और अगर तुम ये हैंडल नहीं कर सकती तो वापस से ओसाका चली जाओ। ये सुनकर योशिनो भी वापस जाने का डिसाइड कर लेती है। फिर वो अपने स्कूल जाती है और जैसे ही वो अपना लॉकर खोलती है, तब उसके अंदर बहुत सारा कीचड़ होता है। ये देखकर योशिनो समझ जाती है ये उन्हीं लड़कियों का काम हो सकता है और उससे वो लड़कियां बुली कर रही है। उसकी जिंदगी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अब हम उसे घर पे देखते हैं जहाँ वो अपने जूते धो रही थी। तभी उसके दादाजी का कॉल आता है जिनका नाम रेंजी है, और वो उससे पूछते हैं सब कैसा चल रहा है। ये सुनकर योशिनो कुछ भी नहीं बोलती। तब रेंजी उससे कहते हैं बस 1 साल, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, 1 साल से पहले घर वापस मत आना। तुम ऐसा करो कि 1 साल में मियामा के पोते को बुरी तरह से अपने प्यार में गिरा दो। ये सबसे बढ़िया बदला है जो तुम एक बंदे से ले सकती हो। बहुत से औरतों ने मुझे इस तरह ही बर्बाद किया है। ये
बोलकर रेंजी फोन कट कर देते हैं। ये सब सुनकर योशिनो मन ही मन सोचती है, ये मेरी जिंदगी में सारे मर्द इतने कचरे क्यों होते हैं। अब हम किरिशिमा को देखते हैं जो कि एक बंदे को बांध के टॉर्चर कर रहा था और ये सीन यहीं कट होता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ योशिनो बहुत सारे पैसे लेकर किरिशिमा के क्लास में जाती है और उसे पैसे देकर कहती है, तुमने मुझे मेरी बॉडी को बेचने का कहा था, मैं अपनी किडनी बेचकर 4 मिलियन लाई हो। जो भी हो सुनो, अब चाहे मेरी बॉडी को कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम लोगों की जिंदगी को नर्क बना दूंगी। उसका ये अंदाज देखकर किरिशिमा तो बहुत ही खुश होता है और उसके ऊपर फिदा हो जाता है और उसे डायरेक्टली प्रपोज कर देता है। ये सुनकर योशिनो थोड़ा शॉक्ड होती है और मनी मन सोचती है क्या यह बंदा पागल है, और उसे छुटकारा पाकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ याकुजा गैंग के लीडर को एक कॉल आता है जिसके बाद से वो टेंशन में आ जाते हैं। फिर हम योशिनो को देखते हैं जो किसी से छुप रही थी और उसके किडनी निकलवाने के बाद उसे दर्द भी हो रहा था। वो बार बार किरिशिमा के बारे में सोच रही होती है कि उसकी हिम्मत तो देखो, जिस लड़की के साथ उसने बदतमीजी की थी उसी को उसने प्रपोज कर दिया और ऊपर से वो हर टाइम मुस्कुराता रहता है, इसलिए उसको समझना भी मुश्किल है। तभी वहाँ पर किरिशिमा आता है जो उससे कहता है तुम कहीं पर भी जाओ लेकिन मेरा प्यार तुम्हें ढूंढ निकालेगा। ओ सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, असल में मैंने तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक जीपीएस लगा दिया है। ये सुनकर योशिनो आग बबूला होते हुए कहती है, ओए क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहता है। तब किरिशिमा कहता है, मैंने सोचा मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, आज रात हम दोनों को ओल्ड मैन ने बुलाया है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ रात में योशिनो को टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या बात हो गई। तभी वहाँ पर याकुजा के 2 बंदे आते हैं। असल में उनके बॉस किसी और कामों में बिजी थे, इसलिए ये दोनों यहाँ पर बात करेंगे। तब किरिशिमा उन दोनों का इंट्रोडक्शन देता है कि इनका नाम टाची है और ये इनामोरी है। फिर इनामोरी बोलता है कि सुनने में आ रहा है कि अकाजा ग्रुप के प्रेसिडेंट की बेटी किडनैप हो गई है। इधर हम योशिनो को देखते हैं जिसे अकाजा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तब किरिशिमा उसे बताता है कि अकाजा ग्रुप याकुजा क्लैन में तीसरे नंबर पर आती है और वो हमारे क्लैन का एक छोटा सा हिस्सा है। और योशिनो को बताता है कि तुम्हारा क्लैन दूसरे नंबर पर आता है और जो लड़की किडनैप हुई है वो तुम्हारी एज की थी, इसलिए तुम्हें बच के रहना चाहिए। और जब तक अकाजा के प्रेसिडेंट की बेटी ना मिल जाए तुम पूरा दिन किरिशिमा के साथ रहोगी। लेकिन योशिनो को किरिशिमा के साथ नहीं रहना था। योशिनो बार बार सोच रही थी कहीं वो इन 24 घंटों में उसे मार ना दे। तब किरिशिमा उससे पूछता, योशिनो क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या। फिर किरिशिमा उसे बताता है कि उसने उन दोनों के लिए बाहर डिनर प्लान किया है। तब योशिनो उससे कहती है, क्या तुमने उनकी बात नहीं सुनी। ये सुनकर किरिशिमा बोलता है, तुम टेंशन मत लो, हमें कुछ भी नहीं होगा। फिर वो दोनों डिनर करने के लिए बाहर आते हैं। योशिनो को बाहर का खाना बहुत ही पसंद आता है। इधर हम किरिशिमा को देखते हैं जो कि योशिनो को देखे ही जा रहा था। ये देखकर योशिनो को समझ नहीं आता कि किरिशिमा को उसमें क्या पसंद आ गया है। फिर वो उससे कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे पट जाऊंगी तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये सुनकर किरिशिमा हंसने लगता है। किरिशिमा का स्वीट होना भी योशिनो को बहुत ही खतरनाक लग रहा था। तभी किरिशिमा 20 साल के शियो की फोटो दिखाता है। ये लड़की वही अकाजा के प्रेसिडेंट की बेटी है। उस फोटो को देखकर योशिनो उससे पूछती है, क्या इसके हाथ पर टैटू असली है। तब किरिशिमा उससे बोलता है, हाँ बिल्कुल असली है। 2 साल पहले हमारी मुलाकात एक फ्यूनरल में हुई थी। किरिशिमा को लगता है कि सीओ कहीं भाग गई है या फिर किसी ने उसको बेच दिया है और ये सेम चीज उनके साथ भी हो सकती है। लेकिन किरिशिमा को इसका कोई भी टेंशन नहीं था क्योंकि वो गाकू का असली पोता नहीं है। तब किरिशिमा उसे बताता है कि उन्होंने फैसला किया था कि वो कोई भी बच्चे नहीं करेंगे, जिसका मतलब ये है कि उनके कोई भी ग्रैंड किड्स नहीं है। वो मेरे दादा के बड़े भाई है। मैं तो बस 12 साल का था तब मुझे जबरदस्ती इस क्लैन में घुसा दिया गया। ये सुनकर योशिनो उससे पूछती है, क्या तुम याकुजा बनना चाहते थे। तब किरिशिमा उससे बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस गलती से यहाँ पर आ गया। तभी किरिशिमा को एक कॉल आता है जिसे वो रिसीव करने के लिए बाहर जाता है। इधर योशिनो को बिलीव नहीं होता कि आखिर 12 साल का बच्चा याकुजा में कैसे एंटर कर सकता है। फिर किरिशिमा आकर बताता है कि अकाजा ग्रुप के एक मेंबर की लाश मिली है। अब हम नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ किरिशिमा उसे बताता है कि जो बंदा मरा है उसके अंदर काफी सारे रेस्टोरेंट थे। ये देखकर योशिनो उसे बताती है कि तुम तो इस तरह बैठे हो जैसे ये तुम्हारी क्लास है। तब किरिशिमा बोलता है, इस बंदे के काफी सारे गेमिंग आर्केड्स थे जहाँ शियो बार बार नजर आई थी और उसे सट्टेबाजी का भी बहुत शौक था। ये सब सुनकर योशिनो जानना चाहती थी कि आखिर किरिशिमा को ये सब कैसे पता। लेकिन किरिशिमा
किरिशिमा उसे कुछ भी नहीं बताएगा। वैसे भी किरिशिमा अकाजा क्लैन के इलाके को इग्नोर करता है। असल में हर क्लैन के पास अपना अपना एरिया होता है और अकाजा क्लैन के पास टोक्यो का 70% एरिया है। अब रात में घर जाते हुए ताचिबाना उससे माफी मांगता है क्योंकि उसका हेयर ड्रायर खराब हो गया था। योशिनो को पूरे क्लैन में ताचिबाना बहुत अच्छा लगता है। योशिनो जानना चाहती थी कि क्या सच में किरिशिमा 12 साल की उम्र में याकुजा में आया था। तब ताचिबाना उसे बताता है कि मैंने जितना सुना है किरिशिमा ने 5th क्लास में काफी भयानक हरकत की थी जो उसके पेरेंट्स के बस से बाहर थी। इसी कारण से बॉस ने उसे अपने क्लैन में ले लिया। तब योशिनो उससे पूछती है क्या मतलब कि भयानक हरकत। फिर ताचिबाना बताता है उसने टोटल अपने उम्र के 20 बच्चों की हड्डियां तोड़ दी थी और इसमें कितनी सच्चाई है मैं भी नहीं जानता। तभी योशिनो की नजर क्लब के बाहर खड़ी एक लड़की पर जाती है जिसके हाथ पर टैटू बना हुआ था जो कि हुबहू शियो की तरह लग रही थी। फिर वो किरिशिमा को कॉल करती है और शियो के टैटू के बारे में बताती है। ये सुनकर किरिशिमा उसे बताता है कि काफी टाइम से शियो के फादर भी लापता है। लगता है बाप बेटी कुछ करना चाहते हैं। फिर योशिनो शियो का एड्रेस भेजती है। एड्रेस देखकर किरिशिमा बोलता है ये सब कितना अजीब है, अब मुझे किरीगाया के इलाके में जाना होगा। तब योशिनो कहती है लेकिन ये तो मेरा इलाका है। फिर किरिशिमा बोलता है बिल्कुल सही कहा। ये सुनकर योशिनो बोलती है फिर तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तब किरिशिमा बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं मरने वाला हूँ। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो और कमेंट करके बताना कि क्या मैं इस एनिमे को कंटिन्यू करूँ।